ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं छत्रपति इसकी। शिवाजी संस्थापक हो गए इसके मराठा साम्राज्य के। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के बाद अब उत्तराधिकार का युद्ध होगा इनके दोनों पुत्रों के बीच। इसमें संभाजी जो उनकी पहली पत्नी के पुत्र थे वो जीतते हैं और ये शासक बन जाते हैं। लेकिन 89 में औरंगजेब के द्वारा ये हत्या करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकेंड की सहायता कर रहे होते हैं और वो औरंगजेब का जो पुत्र है वो उसको लगातार उसको चुनौती दे रहा है औरंगजेब को, है ना। तो ये संभाजी उसको मदद कर रहे होते हैं, इसलिए औरंगजेब की हत्या करा देता है। इनके बाद राजा राम प्रथम जो कि शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं वो बनते हैं छत्रपति और 89 से 1700 तक रहते हैं राजा राम। ठीक, राजा राम ही राजधानी का स्थानांतरण कर देते हैं कहाँ? सतारा में। फाइनली सतारा याद रखना, फाइनली सतारा याद रखना, वही महत्वपूर्ण है। सतारा कर देते हैं स्थानांतरण और सतारा ही फिर मराठों की कैपिटल बन जाती है। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी सेकेंड बनते हैं और शिवाजी जो सेकेंड है 1707 तक है। इसी समय 1707 में औरंगजेब की हो जाएगी मृत्यु और जैसे औरंगजेब की मृत्यु होगी तो अब औरंगजेब का जो पुत्र है जो कि बहादुर शाह प्रथम है ना, वो बैठेगा जैसे गद्दी पर तो वो तुरंत ही क्या करेगा, वो साहू जी को बिहार कर देगा। साहू जी कौन है? साहू जी संभाजी के पुत्र हैं। तो जब संभाजी 89 में संभाजी की हत्या होती है तो 89 में ही संभाजी की पत्नी और संभाजी के पुत्र साहू जी इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है मुगल्स के। और ये रिलीज कब होता है? 1707 में जाकर। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो जो बहादुर शाह है वो अब मराठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाह रहा है। तो वो 1707 में साहू जी को रिहा कर देगा और जब साहू जी बाहर निकल के आएंगे तो वो शिवाजी से अपना राजपाट वापस मांगेंगे क्योंकि भाई साहू जी का था ना, वो संभाजी का था ना, तो जाना तो ये साहू जी के पास। लेकिन क्योंकि ना ये है और ये मृत्यु हो गई तो फिर छोटे भाई के परिवार में चला गया तो ये मांगेंगे अपना कि साम्राज्य वापस दो। तो यहाँ पर ताराबाई और साहू जी के बीच में खेड़ का युद्ध होता है। ठीक है, और उस युद्ध में साहू जी जीत जाएंगे। ठीक, तो अब साहू जी बन जाएंगे छत्रपति 1707 से 1749 तक जाएंगे। ठीक, और साहू जी जब ये शिवाजी द्वितीय से जब खेड़ा के युद्ध में संघर्ष कर रहे होते हैं उसी समय एक मराठा सरदार है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। एक मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी विश्वनाथ क्या करेगा कि ये इनको साहू जी को सहायता कर रहा होता है इस युद्ध में, है ना। और इसकी सहायता से जीत जाते हैं तो साहू जी क्या करेंगे, बालाजी विश्वनाथ को अपने दरबार में सेना करते का पद दे देंगे। सेना का एक प्रमुख पद होता है, सेना करते है ना, सेना का एक बहुत प्रमुख पद है सेना करते। तो एक नया पद का सृजन करेंगे सेना करते का और उस सेना करते के पद पे किसको बैठा देंगे, इस बालाजी विश्वनाथ को। ठीक, फिर हम देखेंगे 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में क्योंकि बालाजी विश्वनाथ बहुत योग्य व्यक्ति है तो अब इसको सेना करते के पद से भी इसका प्रमोशन कर दिया जाएगा, है ना। और इसको बालाजी विश्वनाथ को बना दिया जाएगा पेशवा। ठीक, पेशवा का पद तो छत्रपति उसके शिवाजी के समय से चला आ रहा है लेकिन उस समय पेशवा का पद इतना शक्तिशाली नहीं था। ठीक, लेकिन 1713 ईस्वी में जब साहू जी बैठाएंगे बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ बहुत सात्विक व्यक्ति है, ठीक है, बहुत योग्य व्यक्ति है, तो वो धीरे धीरे करना क्या चालू कर देगा, वो धीरे धीरे पेशवा के पद को और शक्तिशाली करना स्टार्ट कर देगा। बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद को और शक्तिशाली करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और 1713 में बालाजी 1713 में हम देखेंगे जो पेशवा काल है उसकी शुरुआत हो जाती है। यानी पेशवा के पास, ये पेशवा तो बहुत पहले चले आ रहे हैं शिवाजी के समय से, लेकिन पेशवाओं ने जो अपने हाथ में शक्ति केंद्रित करनी स्टार्ट कर दी वो कहाँ से, 1713 से। इसलिए हम पेशवाओं का काल मानेंगे हम 1713 ईस्वी। पेशवाओं का काल तो राजनीतिक औषध अब यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1713 से पेशवाओं का काल मानेंगे और ये चलेगा जाके 1818 तक। पेशवाओं का काल 1713 से स्टार्ट होगा, चलेगा 1818 तक। तो है ही लो पेशवाओं का काल। पेशवाओं का काल हाँ, तो आपका ये पेशवा का जो पद है वो तो अष्ट प्रधानमंत्रियों को बढ़ाया था शिवाजी के समय में। अष्ट प्रधानमंत्री मैंने कहा था पेशवा का पद होता था जो कि प्रधानमंत्री हुआ करता था। पेशवा तो शिवाजी ने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पेशवाओं ने जो अपने हाथ में शक्ति केंद्रित करनी स्टार्ट कर दी, पेशवा का पद बहुत क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया, वो 1713 से स्टार्ट हुआ, है ना। यानी कि पेशवाओं का काल स्टार्ट हो गया, यानी कि वो अब
शासन में वो पहुंचना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो छत्रपति अब इनके कंट्रोल में आ रहा है, ये हम देखेंगे। तो पेशवाओं का काल, पेशवाओं के काल में हमने देखा कि 1713 ईस्वी में सबसे पहले कौन बना पेशवा, इन सारे पहले पेशवा लिखे थे। 1713 से लेकर 1720 तक पहला पेशवा ये रहा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ काफी योग्य था, इसने पेशवा के पद को बहुत शक्तिशाली बना दिया, बिल्कुल छत्रपति इनके ऊपर आश्रित हो गए एक तरीके से। तो अब 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होगी तो एक बार फिर से पेशवा का अपॉइंटमेंट होना होगा। तो अब 1720 में इनका पुत्र, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, जिसका नाम है बाजीराव प्रथम, अभी तक जो पेशवा का पद है वो अभी तक वंशानुगत नहीं है, पेशवा का पद योग्यता के आधार पर भरा जाना है, लेकिन अभी आगे जाके वंशानुगत हो जाएगा। 1713 में बालाजी विश्वनाथ बने, 1720 में इनकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बाजीराव प्रथम बना, जो कि 1740 तक रहा। और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में इसका पुत्र, जिसका नाम है बालाजी बाजीराव, ये बनेगा पेशवा। और ये बालाजी बाजीराव ही पेशवा के पद को वंशानुगत कर देगा। ठीक है, यानी अब पेशवा का पुत्र ही केवल पेशवा बन सकता है। अभी तक तो क्या था कि योग्यता के आधार पर बनेगा, लेकिन यहाँ से हो गया कि केवल इसका पुत्र ही बन सकता है। ठीक है, तो ये बालाजी बाजीराव रहा 1740 से लेकर 1761 तक। फिर आता है तीसरा पेशवा, 1761 में इसकी मृत्यु के बाद तीसरा पेशवा बने माधवराव। तीसरे पेशवा बने माधवराव, जो कि 1761 से लेके 1772 तक रहे। ठीक, फिर एक साल का जो समय था 72 से 73 तक का समय, ये बड़ा ही मतलब मैं कह दूँ कि इसमें कोई पेशवा उस तरह रहा नहीं, क्योंकि ये इसमें केवल संघर्ष चल रहा था। ठीक है, भाई पेशवा और इसके जो चचेरा भाई है उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो एक साल का जो गैप, एक साल लगभग गैप रहा, पेशवा का कोई तरह भरा ही नहीं। तो अब अगला पेशवा बना 1773 में, और वो रहे केवल 74 तक, एक ही साल तक रहे, जिसका नाम है नारायण। 1761 में हाँ कमजोर होने लगे थे, लेकिन फिर माधवराव ने वापस से, माधवराव यहाँ पर तो कमजोर रहे, लेकिन माधवराव ने फिर से पूरी शक्ति को केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन माधवराव की मृत्यु के बाद फिर ये पेशवा लगभग मराठा जो एम्पायर है वो काफ़ी वीक हो गया, है ना। तो माधवराव ही अंतिम एक पेशवा मान सकते हैं जिसने पेशवाओं को एक बार पुनः मजबूत करने का प्रयास किया था। यहाँ तक तो बहुत मजबूत थे, यहाँ इनके मृत्यु के बाद लगने लगा जब पेशवा खत्म हो रहा है, मराठा साम्राज्य खत्म हो रहा है, लेकिन माधवराव ने अपने अंतिम जो है माधवराव ने फिर से शक्ति केंद्रित कर दी। लेकिन माधवराव की मृत्यु के बाद अब बिल्कुल से एक तरीके से हिम्मत बिल्कुल हो गई है ना। तो अब अगले पेशवा 1773 तक नारायण राव रहा, मात्र एक ही साल नारायण राव पेशवा रहा, है ना। और इस नारायण राव की हत्या करा दी किसने, रघुवा ने, रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव इसका माधवराव का चचेरा भाई है और वो बनना चाह रहा पेशवा, लेकिन बन कौन गया, माधवराव का पुत्र। तो उसने रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करा दी। ठीक है, और ये चूंकि पेशवा बनना चाह रहा था तो इसे लगा कि मैं नारायण राव की हत्या कर दूंगा तो फिर मेरा ही नंबर आ जाएगा। लेकिन जब नारायण राव की हत्या करा दी रघुनाथ राव ने, तो अब उस रघुनाथ राव को ना बना करके नारायण राव के पुत्र, जो कि अभी अल्पवयस्क है, उसको बना दिया गया। ठीक, तो 1774 में से लेके 1796 तक रहा माधव नारायण राव। और ये नारायण राव का पुत्र अभी अल्पवयस्क है, तो रघुनाथ राव को तो लगा था कि इसकी मैं हत्या कर दूंगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही माधव नारायण राव को बना दिया इनने पेशवा, तो अब उसकी पूरी जो भी धैर्य था वो छूट गया रघुनाथ राव का, और रघुनाथ राव तुरंत चला गया ब्रिटिश के पास, है ना, ब्रिटिश से सहायता मांगने की, आप हमको मुझको पेशवा बनाने में मदद करो, मैं आपको जो बहुत सारे लाभ दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही रघुनाथ राव जाएगा ब्रिटिश के पास से, तो अब ब्रिटिश और मराठा वैसे भी मौके की तलाश में थे कि कोई मौका मिले हमें मराठों को हस्तक्षेप करने का, है ना। तो अब ब्रिटिश जो है रघुनाथ राव को अपने साथ मिला करके और उनके खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर देंगे, और फिर हम देखेंगे उसी के परिणाम स्वरूप आंग्ल मराठा वार होंगे। ठीक है, तो उसका कारण यहाँ से निकल के आता है रघुनाथ राव। ठीक है, और फिर अगले पेशवा बने 1796 से 1818 तक रहे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और हम देखेंगे बाजीराव द्वितीय के समय में ही 2 एंग्लो मराठा वॉर होंगे, है ना। बाजीराव से ये माधव नारायण राव, ठीक है, मतलब और ये इनके क्या थे, दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये इनके कौन थे, दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। तो अब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक
अलग कानून लेकर के आ गए कि अब जो गोद लिए हुआ पुत्र है उसको मान्यता हम न देंगे। ठीक, तो इनके सगे पुत्र थे नहीं बाजीराव सेकंड, माधवराव के दत्तक पुत्र थे, तो अंग्रेजों ने कहते कि ये गोद लिए हुए पुत्र को हम ना मानेंगे। ठीक है, और इसके आधार पर 1818 में अंग्रेजों ने पूरे मराठा साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये बाजीराव सेकंड हो गए अंतिम पेशवा। और इसी समय 1818 में ही तृतीय एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म हुआ। तो वो जब वो खत्म हुआ तो उसमें ये मराठा हार गए, तो अब ब्रिटिश ने इनके साथ एक संधि कर ली कि जो है आप जो है पेशवा का पद हम यहाँ से समाप्त करते हैं, और 1818 क्या कर देगा, पेशवा का पद कर देंगे समाप्त, और बाजीराव सेकंड को उठा के भेज देंगे बिठूर। ठीक, और उसको एक पेंशन देने स्टार्ट कर देंगे कि लोग 12 लाख रुपये 2 साल लाना का, और बिठूर में जाकर तुम रहो अपना आराम से, और पेशवा का पद समाप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे पेशवा का पद समाप्त हो जाएगा, और ये बाजीराव सेकंड चले जाएंगे बिठूर में। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई के समय जिनका चित्र हमें दिखाई देता है ना, नानाजी झुंझुनवाला, तो यही है बाजीराव सेकंड, जो कि महात्मा नारायण के दत्तक पुत्र। तो ये हो गया पेशवा। और पेशवा हम थोड़ा सा पेशवाओं के बारे में लिखते हैं। तो आपने लिखा पेशवाओं का काल। अब लिखे पेशवाओं के उदय के कारण। उदय के कारण यानी जो पेशवा है उदय का क्या कारण है। तुमने रहे अटेंडेंस किया गया, ये तो 3 जने हो, उसके बाद भी अटेंडेंस नहीं करते हो। थोड़ा यार स्टूडेंट बढ़ाओ, जो है तो 4 लोग और बुला के लेके आओ, है ना। तो इस तरह फिर ऊपर से आ जाएगा ना कि यार 3 लोग केवल आ रहे हैं, बता जाएगी। तो एक आध 2 स्टूडेंट्स और तुम लोग को यहाँ जो है 15-20 दिन क्लासेस बचे, कम से कम पढ़ो। आसपास का भी होगा एक महीना। ठीक, तो उदय के कारण में हम देखेंगे। पहला तो कारण है शिवाजी की राजनीतिक एक उनके अयोग मैं कह सकता हूँ कि चूक, एक तरीके से भूल, है ना। चूक क्या है, शिवाजी की गलती क्या है। शिवाजी ने अपने समय में जो पेशवा का पद तो अष्टप्रधान में शामिल किया था, लेकिन शिवाजी ने कहा था कि जो भी कोई सरकारी लेटर होगा, है ना, कोई गवर्नमेंट कोई पेपर होगा, उस पर छत्रपति के भी साइन होंगे और पेशवा के भी साइन होंगे। तो उसको तो काफ़ी उन्हें वैल्यू दे दी ना कि भाई कोई ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें तो केवल छत्रपति के ही साइन होने चाहिए थे। लेकिन उनने क्या कर दिया कि किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट में वो डॉक्यूमेंट में ऊपर होगा छत्रपति का साइन, राजा का, और नीचे होगा पेशवा का साइन। यानी पेशवा के पद को इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था शिवाजी ने कि जब तक पेशवा साइन नहीं करेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक, तो उन्होंने खुद ही पेशवा के पद को बहुत एक इम्पॉर्टेंट पद बना रखा था। तो जब महत्व इतना दे दिया तो पेशवा ने धीरे धीरे और ज़्यादा पैर बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गई शिवाजी की राजनीतिक भूल। दूसरा हम देखेंगे कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, दूसरा कारण देखेंगे शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध, है ना। तो शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकार के युद्ध होने लगे। यहाँ पर भी उत्तराधिकार के युद्ध हुए। जब ये उत्तराधिकार के युद्ध हुए तो पेशवा समझ गए कि यार ये जो छत्रपति है खोखले हैं अंदर से। हाँ भाई, जब आपस में 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरे व्यक्ति को उनकी कमजोरी ना पता चल जाएगी कि यार ये तो सब खोखले हैं। तो इनका जो है इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए पेशवा ने पूरी शक्ति अपने आप में केंद्रित करनी चालू कर दी। दूसरा कारण हो गया, है ना। और तीसरा कारण पेशवाओं का अत्यधिक योग्य होना। तीसरा कारण ये भी था क्योंकि जो छत्रपति थे वो अयोग्य थे। शिवाजी तो योग्य थे लेकिन उनके पुत्र सब अयोग्य निकले, है ना। छत्रपति तो अयोग्य थे लेकिन जो पेशवा थे वो बहुत योग्य कुशल प्रशासक हुए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनको राज दिया। आगे सामने पेशवा आ गए। तो अगर ये सोचे कि मान लीजिए कि राजा को हटा करके उसका जो राजा का वजीर है वो बन जाए राजा, वही चीज़ यहाँ पर हुआ, है ना। छत्रपति को हटा करके और पेशवा बन गया एक तरीके से शासक। ठीक, तो कारण लिख लो पेशवाओं के उदय के कारण। पहला कारण शिवाजी की दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति। पहला कारण वही राजनीतिक जो चूक है वही मेरे कारण। ठीक है, शिवाजी की दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति। शिवाजी की दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति गैस करके लिख लेना, गैस करके लिख लो। शिवाजी ने की जगह के समय में, शिवाजी के समय में, देखो के शिवाजी के समय में
डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स को सरकारी पत्रों, दस्तावेज। हाँ, शिवाजी के समय में सरकारी दस्तावेजों पर, शिवाजी के समय में सरकारी दस्तावेजों पर छत्रपति के साथ साथ, सरकारी दस्तावेजों पर छत्रपति के साथ साथ, छत्रपति के साथ साथ पेशवाओं के भी हस्ताक्षर होते थे। छत्रपति के साथ साथ पेशवा का भी हस्ताक्षर होता था। छत्रपति के साथ साथ पेशवा का भी हस्ताक्षर होता था। ठीक है, दूसरा कारण लिखिए। शिवाजी के पश्चात, शिवाजी के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के मध्य, शिवाजी के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। उनके उत्तराधिकारियों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसने जिसने छत्रपतियों की राजनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया। जिसने छत्रपतियों की राजनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया। छत्रपतियों की राजनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया। ठीक है, और तीसरा कारण लिखिए। छत्रपति राजनीतिक रूप से, छत्रपति राजनीतिक रूप से अयोग्य साबित हुए। छत्रपति राजनीतिक रूप से अयोग्य साबित हुए, जबकि पेशवा राजनीतिक रूप से, जबकि पेशवा राजनीतिक रूप से अति योग्य थे। जबकि पेशवा राजनीतिक रूप से अति योग्य थे। और लिखो पेशवाओं का पंथ। ठीक, तो सुनिए। इसके इतना लिखने के बाद वही रह गया बालाजी विश्वनाथ। लिखने के बाद वही रह गया बालाजी विश्वनाथ। ठीक, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, इसके समय में मुगलों तथा मराठों के मध्य, इसके समय में मुगलों तथा मराठों के मध्य, इसके समय में मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी संधि होती है। इसके समय में मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी संधि होती है।
एक स्थायी संधि होती है जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। एक स्थायी संधि होती है जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस संधि को मुगल शासक रफी उद दर्जात ने मान्यता दी। इस संधि को मुगल शासक रफी उद दर्जात ने मान्यता दी। ठीक है। अब मेरे संधि की शर्तें हैं, ये संधि जो हुई उनके बीच में इसकी शर्तें क्या है, संधि की शर्तें हैं। पहला पॉइंट लिखिए, स्वराज्य के क्षेत्र में कल मैंने बताया था ना स्वराज्य का क्षेत्र, बताया था कि शिवाजी के समय में 2 तरीके के क्षेत्र थे। स्वराज्य के क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र जो कि स्थायी रूप से उनके अंतर्गत रहे हैं। ठीक है, मराठों के। तो देखिए, स्वराज्य के क्षेत्र में मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिला। स्वराज्य के क्षेत्र में मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिला। स्वराज्य के क्षेत्र में मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिला। चौथ और सरदेशमुखी क्या होते हैं? चौथ होता है कि कुल जो भी वहाँ पर राजस्व का कलेक्शन हो रहा है उसका 1/4 मिलेगा। ठीक है। और सरदेशमुखी होता है कि 1/10 से लेके 1/12 मिलेगा। जो भी अगर मान लीजिए राजस्व का कलेक्शन हुआ 1 लाख रुपये, तो उसमें से 10,000 रुपया मराठों को मिल जाएगा। ठीक। तो ये सरदेशमुखी और चौथ होता है 1/4 मिलता है। ठीक है। सरदेशमुखी वो वसूलते थे अपना ये करके कि हमारे वंशज कभी ना कभी पूर्वज कभी ना कभी यहाँ पर थे। ठीक है। तो वो उसको मानते थे कि हमने जो है ये वाला क्षेत्र हमारे पूर्वजों का था, इसलिए इस पर हमारा भी क्या है, पैतृक अधिकार है। हाँ, तो इसीलिए वो कहते थे कि 1/10 हमको चाहिए इस हिस्से, इस मान लीजिए मान लीजिए कि एक्स कोई क्षेत्र है ना, और वहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति शासन कर रहा है, तो मराठे जाते थे उसके ऊपर आक्रमण करते थे और आक्रमण करके फिर उससे एक संधि करते थे। कहते थे कि हमको सरदेशमुखी यहाँ से चाहिए। कहते थे कि आज से 200 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर शासन करते थे, इसलिए ये हमारा पैतृक क्षेत्र है। अब शासन तुम कर रहे हो अलग बात है, इसलिए हमको पैतृक अधिकार है हमारा यहाँ पर, और पैतृक अधिकार होने के नाते हमें 1/10 हिस्सा यहाँ के राजस्व का चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दक्कन के 6 मुगल सूबों में से मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार मिला। दक्कन के जो दक्कन वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, दक्षिण वाले खानदेश, बीजापुर, ये सब आते हैं, बरार वगैरह, बरार भी है। तो दक्कन के 6 मुगल सूबों से मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिला। फिर थर्ड पॉइंट लिखिए, हैदराबाद तथा कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों से चौथ वसूलने का अधिकार मिला। अब लिखिए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इसको निचले में उपलब्धियां, बाजीराव प्रथम की उपलब्धियां लिखा। देखो, बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ के युद्ध में
बाजीराव प्रथम ने 1728 युद्ध में पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया। हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया। ठीक है, उस समय काफी दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती थी। हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया तथा दोनों के मध्य मुंगी शिवगांव की संधि हुई। इसमें पूछे नहीं है, पूछा जाएगा आपसे बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को किस युद्ध में पराजित किया था? पालखेड़ युद्ध में। और संधि कहाँ हुई? मुंगी शिवगांव की संधि। ठीक है, यानी ये युद्ध है निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच, ये किस संधि के साथ समाप्त हो? तो मुंगी शिवगांव की संधि के साथ समाप्त हो। ठीक है, संधि की शर्तें हमें लिखनी नहीं है, सुन लो संधि की शर्तें क्या थी। अब चूंकि हैदराबाद का निजाम पराजित हो गया तो मराठों ने इसके साथ संधि की कि तुम कभी भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, और दूसरा अपने हैदराबाद के क्षेत्र में हम मतलब जब भी हम कभी अगर दक्षिण भारत में जा रहे हैं अध्ययन करने, मैसूर वगैरह में कहीं पर भी, तो तुम हमें 5000 घुड़सवारों के साथ तुम हमें सहायता करोगे, है ना। यानी 5000 सैनिक तुम हमें भेजोगे सहायता करने के लिए, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र से चौथ वसूल करने का भी अधिकार दोगे। ठीक है, कि जहाँ पर भी जीतते थे क्या करते थे? ये वहाँ से चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। ठीक, और साथ ही साथ 5000 घुड़सवार सैनिकों। बाजीराव प्रथम का ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के साथ भी संबंध स्थापित किए। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के साथ भी संबंध स्थापित किए। फुल स्टॉप लगा लिखना। मोहम्मद खां बंगस बुंदेलखंड के राजपूत शासक छत्रसाल को पराजित करना चाहता था। तो उस समय ठीक है, तो मोहम्मद खां बंगस क्या करना था? छत्रसाल को पराजित करना चाहता था। तो छत्रसाल ने भी सहायता मांगी किससे? बाजीराव प्रथम से। और अपनी पुत्री थी, किसका नाम था, क्या नाम था? मस्तानी बेगम। उसको भेजा बाजीराव प्रथम के पास सहायता मांगने, और फिर बाजीराव ने सहायता की छत्रसाल की। ठीक है, और उससे क्या किया? फिर उसके साथ अपने वैवाहिक संबंध में किए। ठीक है, तो पराजित करना चाहता था। तो छत्रसाल के द्वारा सहायता मांगने पर पेशवा ने उसकी सहायता की। पेशवा ने उसकी सहायता की। इस उपलक्ष्य में छत्रसाल ने पेशवा के सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया।
इस उपलक्ष्य में पेशवा ने छित्रसाल ने पेशवा के सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया तथा झांसी कालपी एवं हृदयनगर का क्षेत्र पेशवा को दे दिया। उसके बाद तो वहीं के तुमने काम करना, राजीव सर जब प्रधान है तो उनकी क्लास रही 11:15 बजे तक ना, तो तुम कहाँ घर कहाँ जाते हो? यहाँ पर यहीं पर ही पीछे ही। अच्छा, ये तो यही काम है। ऐसा करते हैं मोबाइल ठीक है। तुम देखो इस क्लास के बाद राजेश सर आएंगे तो तुम क्लास को रिकॉर्डिंग लगा देना, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जब क्लास खत्म हो जाए तो मोबाइल को बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद करके और अपने ऑफिस के बगल में जो ऑफिस है मैं उनको कह जाऊँगा, उनको तो पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, बाजीराव ने हाँ झांसी कालपी और हृदयनगर का क्षेत्र पेशवा को दे दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, बाजीराव ने मालवा तथा गुजरात पर अभियान करके उसे पराजित किया। मालवा तथा गुजरात पर अभियान करके उसे पराजित किया तथा वहां से चौथ की वसूली की। ठीक है, इसी दौरान जब ये गुजरात और मालवा के अभियान में थे तो 1731 ईस्वी में यहाँ से जो हम देखेंगे पेशवा की शक्ति और मजबूत हो जाएगी। 1731 ईस्वी में इसी अभियान के दौरान इसी गुजरात और मालवा के अभियान के दौरान ही जो इसका छत्रपति का जो सेनापति है जिसके पास सेना की कमान होती थी वो क्या हो गया, वो बागी हो गया है ना। उसने छत्रपति के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो अब सेनापति की सेना, भाई सेनापति भी सेना का व्यक्ति है तो उसके पास भी तो सेना आ जाए है ना। तो सेनापति की सेना और किसकी सेना, छत्रपति की सेना, राजा और सेनापति है ना, इन दोनों के मध्य भी एक युद्ध हुआ। ठीक है, और उस युद्ध को कहते हैं हम दब्बाई का युद्ध। ठीक, तो छत्रपति की सेना छत्रपति से सीधे, ठीक है, छत्रपति के खिलाफ से विद्रोह कर दिया। तो छत्रपति और छत्रपति के का अब मेन आदमी कौन है, पेशवा। तो छत्रपति की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन करेगा, पेशवा है ना। और उधर सेनापति की सेना है, उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, दबाई गई 1731 में। और इस युद्ध के बाद अब छत्रपति ने क्या किया कि सेनापति का पद भी पेशवा को दे दिया। तो पेशवा प्रधानमंत्री भी था है ना उस समय का, और क्या था, डिफेंस मिनिस्टर भी हो गया। ठीक, तो सेना तो अब जो है जो पेशवा है, अभी तो पेशवा के पास केवल क्या है, वो एक तरीके से प्रशासन में है व्यक्ति, उसके पास सेना की कोई शक्ति नहीं उस तरीके से। लेकिन अब यहाँ से जो पेशवा है, पेशवा के पास दोनों पद हो गए, सेनापति जो है। अब सोचो कि ऑलरेडी ये मजबूत है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उस पर अब मान लीजिए जैसे डीएम है, तो डीएम का कार्य कैसा है, जैसे पेशवा कार्य था है ना। डीएम भी अभी कौन से कार्य करता है, प्रशासन संबंधित कार्य करता है ना। डीएम एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करता है, प्रशासन संबंधित। ठीक, और सुरक्षा वगैरह संबंधित कार्य कौन करता है, कानून व्यवस्था सुरक्षा, ये करता है एसपी।
ठीक है, ये करेगा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एसपी है ये करेगा सुरक्षा कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। पुलिस किसके अंडर में? एसपी के। लेकिन एज्यूम करो कि एसपी की ही पावर दे दी जाए किसको? डीएम को, तो डीएम ज़्यादा पावरफुल हो गया ना। अब ये प्रशासन तो कर ही रहा है और साथ साथ पुलिस भी डीएम के अंडर में आ गई। ठीक, तो हम देखते हैं कुछ जिलों में कमिश्नरेट चालू हो गई है, कमिश्नरेट, ठीक है, वहाँ पर कमिश्नरेट, वहाँ पर अब जो है ये पुलिस को डीएम से परमिशन नहीं लेना होता, वो जो डीआईजी होता है वो डीआईजी को ही पावर दे दी गई है। ठीक है, कौन सी पावर? एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की दोनों पावर डीआईजी के पास कर दी गई है। और यही इस ऐसे ही क्षेत्रों को जहाँ पर डीआईजी के पास दोनों पावर है, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं कमिश्नरेट, कमिश्नरेट। अभी जैसे मान लो एसपी है तो एसपी को क्या करना पड़ता है? डीएम से परमिशन लेना पड़ता है भाई। अब देखिए इस तरह से एसपी है, एसपी के ऊपर डीएम है और डीएम के ऊपर होगा डीआईजी। ठीक, अब देखिए ये एसपी और डीआईजी दोनों तो ये पुलिस के व्यक्ति हैं, लेकिन जो डीएम है ये प्रशासन का व्यक्ति है। लेकिन आप सोचिए कि अगर एसपी को कोई एक्शन लेना है तो वो पहले क्या करेगा? डीएम को परमिशन वो लेगा। ठीक, अब डीएम इस क्षेत्र का तो है कि पुलिस डिपार्टमेंट का, प्रशासन का, तो इसमें क्या है कि ये हो सकता है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन सही ढंग से ना हो, है ना, दोनों एक दूसरे के नीचे से वो ना हो भाई, पुलिस वाला एक दूसरे की बात ज़्यादा समझेगा, तो इसमें दिक्कत होती है। तब क्या कर दिया गया? कर दिया कि यहाँ से डीएम से अब इसको परमिशन ले डायरेक्ट डीआईजी को, अब डीआईजी ही इसको सीधे ऑर्डर देगा। ठीक है, ये है पुलिस कमिश्नरेट। ठीक है, कमिश्नरेट जहाँ तो बड़े शहरों में जहाँ वाली 10 लाख से ऊपर है वहाँ कमिश्नरेट चालू हो गई है। ठीक है, यानी डीएम के पावर में काफ़ी कमी हो गई है और जो डीआईजी उसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, पुलिस के पास ज़्यादा पावर आ गई है। ठीक है, हाँ, तो इसको नहीं है, देखो इस समय ही जहाँ मालवा गुजरात में हुआ है, इसी समय ही 1731 में, इसी समय ही 1731 में, इसी समय ही 1731 में सेनापति तथा छत्रपति के मध्य मतभेद हो गया, सेनापति तथा छत्रपति के मध्य मतभेद हो गया, और दोनों की सेनाओं के मध्य 1731 में, और दोनों की सेनाओं के मध्य 1731 में दफाई का युद्ध हुआ। 1731 में दफाई का युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा के नेतृत्व वाली छत्रपति की सेना ने, सेनापति को पराजित कर दिया, और अब सेनापति का पद भी पेशवा को दे दिया गया, जिससे पेशवा की शक्ति में और इजाफा हो गया, जिससे पेशवा की शक्ति और अधिक बढ़ गई। अब देखो बालाजी बाजीराव पहला पॉइंट डाल लेना, संगोला की संधि। 1750 संगोला की संधि, बालाजी बाजीराव लिखो, संगोला की संधि 1750।
मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि जब ताराबाई और उसकी सेना के बीच में युद्ध हुआ था तो ताराबाई जो शिवाजी द्वितीय है उसको भेज दिया गया था कोल्हापुर। तो अब जो मराठास हैं वो 2 जगह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, शिवाजी कोल्हापुर वाले क्षेत्र में और ये लोग सतारा वाले क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अब 1749 में जब साहू जी की मृत्यु हुई तो एक बार फिर से इनके बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चालू हो गया है ना, क्योंकि साहू जी की मृत्यु हो गई, उधर कोल्हापुर वाले क्षेत्र में तो वो है शिवाजी द्वितीय और उसके बाद शिवाजी द्वितीय के बाद उसका बेटा राजा राम द्वितीय, ठीक है। तो अब जिस समय साहू जी की मृत्यु हुई उस समय कोल्हापुर वाले क्षेत्र में राजा राम द्वितीय शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ सतारा में साहू जी की मृत्यु हो गई, ठीक। अब जब साहू जी की मृत्यु हो गई तो अब उसने एक बार फिर से क्या किया कि इस वाले क्षेत्र पर भी अपना कंट्रोल करने को सोचा, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस समय जो छत्रपति उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा है पेशवा, और पेशवा बहुत मजबूत हो चुका है इस समय तक, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और उस युद्ध के बाद होगी संगोला की संधि महाराष्ट्र, ठीक है। और इनके बीच में होगी संगोला, इनके बीच में हो रहा है पेशवा के बीच में और राजा राम द्वितीय के बीच में। राजा राम द्वितीय कौन है? शिवाजी द्वितीय का बेटा, हाँ, ठीक है, पुत्र, ठीक है। तो इसलिए संगोला 1750, देखो 1749 में साहू जी की मृत्यु के पश्चात 1749 में साहू जी की मृत्यु के पश्चात ताराबाई का पौत्र साहू जी की मृत्यु के पश्चात ताराबाई का पौत्र राजा राम द्वितीय तथा पेशवा के मध्य एक संधि हुई। राजा राम द्वितीय तथा पेशवा के मध्य एक संधि हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप पेशवा मराठा राज्य के वास्तविक शासक बन गए। ठीक है। अब दूसरा है हैदराबाद के शासन में। देखो बालाजी बाजीराव ने निजाम के साथ हल्की की संधि की। और इस संधि से हल्की की संधि की और इस संधि से भालू वाला हल्की की संधि की और इस संधि से बराड़ जो है वहीं का क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और इस संधि से बराड़ का आधा क्षेत्र बराड़ हल्की ये है हल्की की संधि की और इस संधि के परिणाम स्वरूप बराड़ का आधा क्षेत्र मराठों को मिल गया। ठीक है। अब है मुगलों के साथ संबंध। देखो उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली अभियान किया गया। ठीक है। इस समय मुगल सम्राट तथा उसके वजीर के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे।
संबंध अच्छे नहीं थे। और देखो जो हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, उसी को कहा जाता था निज़ाम वजीर, क्योंकि जो हैदराबाद का निज़ाम होता था वही होता था मुग़ल सम्राट का वज़ीर। ठीक, तो इमादुल मुल्क उस समय हैदराबाद का जो निज़ाम है उसका नाम है इमादुल मुल्क। तो हैदराबाद के निज़ाम और वही है, या वही है मुग़ल सम्राट का वज़ीर, है ना। और जो मुग़ल अम्पायर है सम्राट है उसके बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो मराठों ने अब जाके जो रघुनाथ राव इसने साथ दिया जाके वज़ीर का इमादुल मुल्क का, और इमादुल मुल्क ने उससे खुश होकर के जो दोआब का क्षेत्र है गोदावरी कृष्णा के वो दे दिया मराठा को। ठीक है, तो संबंध अच्छे नहीं थे, जिसमें मराठों ने वजीर इमादुल मुल्क का समर्थन किया। इमादुल मुल्क, ये इमादुल मुल्क का समर्थन किया, मराठों ने इमादुल मुल्क का समर्थन किया, जिस फलस्वरूप मराठों को दोआब का क्षेत्र मिल गया। ठीक, हाँ, अब देखिए जब ये रघुनाथ राव दिल्ली गया तो जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत वाला क्षेत्र है ना, पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक सेनापति अपॉइंट कर रखा था। अहमद शाह अब्दाली से कुछ समय पहले ही आया था दिल्ली, और दिल्ली लूटपाट करके वो गया था, और वापस जाते समय उसने पंजाब का क्षेत्र और ये वाला पाकिस्तान में जो पंजाब है और जो मुल्तान का क्षेत्र है वहाँ पर उसने अपना एक सेनापति अपॉइंट कर दिया था, एक व्यक्ति, और कहा था इस क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन करो, शासन करो, यहाँ से प्रिजन तक कलेक्ट करके मुझे भेजते रहो। और अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, अफगान अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर अपना सेनापति अपॉइंट कर गया था। तो जब ये रघुनाथ राव जब दिल्ली गया तो दिल्ली में किसने वजीर के साथ वो किए, अपने संबंध स्थापित किए, है ना। और जब ये वापस लौटने लगा तो ये चला गया पंजाब, और पंजाब में जाके ये जो अहमद शाह अब्दाली का सेनापति है उसको यहाँ से मार के भगा दिया, और मुल्तान में जाकर के यहाँ से सेनापति को मार के भगा दिया। ठीक है, और इस क्षेत्र को अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल से छुड़ा करके और ये रघुनाथ राव वापस आ गया महाराष्ट्र। ठीक, तो अब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को ये बात बुरी लग गई, ठीक, कि यार तुम जो है हमारे सेनापति को तुम मार के चले। तो यहाँ पर अब अहमद शाह अब्दाली ने किसको चुनौती दी, मराठों को, कि अब मैं आ रहा हूँ फिर से सेना लेकर के, और यहाँ पर हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। ठीक, तो इस समय पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव है ना पेशवा, और उसने अपने चचेरे भाई रघुनाथ राव को भेजा था। ठीक है, वही रघुनाथ राव भी आगे वो पेशवा बनने की कोशिश करने लगेगा। तो ये अहमद शाह अब्दाली चुनौती देगा इसको पेशवा को दिया, और उन दोनों के बीच में युद्ध होगा, है ना। और 1761 में हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पर आएगा पानीपत वाले क्षेत्र में, यहाँ से जब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से निकलेगा तो यहाँ पर पानीपत का मैदान पड़ेगा, यहाँ पर दिल्ली। ठीक, और यहाँ से मराठे भी जाएंगे पानीपत। ठीक, क्योंकि अब ये जो मराठे हैं इन लोगों ने दिल्ली के सम्राट से ये कह रखा है कि तुमसे होना पाएगा अपनी रक्षा, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और इसके बदले में तुमको 4 संदेश भी दो, तो हमको क्या दो, तो हमको पैसा तो नहीं, प्रोटेक्शन मनी होती, गुंडे माना करते हैं, गुंडे मांगते हैं प्रोटेक्शन मनी हफ्ता कि तो हमको प्रोटेक्शन मनी दोगा, तुमको प्रोटेक्शन दोगा, कोई और गुंडा तुमको सता पाएगा, है ना। तो मराठों ने दिल्ली का जो सम्राट है मुगल सम्राट है उससे कह रखा है, मराठों ने तो उनको 4 संदेश भी दो, और ये जितने भी बाहरी आक्रमण होंगे इन सब से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी। तो अब ये अहमद शाह अब्दाली अब वापस से आ रहा है दिल्ली पर ही आक्रमण करना, एक्चुअली में वो आ रहा था मराठों को सबक सिखाने, क्योंकि मराठों ने इसके सेनापति को भगाया था। तो इसने कहा कि ठीक है आओ, हो जाए एक दूसरे से दो हाथ, इसने भी कहा कि हाँ ठीक है आओ। तो स्थान निश्चित हुआ पानीपत का, और ये दोनों पानीपत के क्षेत्र में मिल गए, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, और यहाँ पर युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। ये कब हो रहा है, 1761 में। ये 1758 की घटना थी जब रघुनाथ राव गया दिल्ली में। ठीक, और 1761 की घटना है, और इसी घटने के बाद मराठे पराजित हो जाएंगे, और ये जो बालाजी बाजीराव है इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, इससे जस्ट पहले की घटना है 1753 की। घटना के 1753 में मराठों की एक सेना टुकड़ी गई बंगाल, और बंगाल में उस समय शासन कर रहा था अलीवर्दी खां, है ना। और बंगाल पे जाके उन्हें लूटपाट की। ठीक, 2-4 महीने बाद फिर वापस पहुंच गए, फिर लूटपाट की। तो अलीवर्दी खां ने इनसे कहा कि ऐसा है तुम बार बार लूटपाट करने ना आया करो, और ऐसा करो तो उड़ीसा का क्षेत्र हमसे ले लो। अलीवर्दी खां के कंट्रोल में उसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल थे। तो अलीवर्दी खां ने मराठों से कहा कि तुम उड़ीसा हमसे ले लो, और ये बार बार ये आके आक्रमण न करो।
सिराज उद्दौला आया 56 में, इस समय अली वर्दी खां, ठीक है। तो अली वर्दी खां इस समय बंगाल का नवाब, और ये मराठे बार बार पहुँच रहे वहाँ आक्रमण करने। तो 1753 में इस अली वर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा ले दिया था, ठीक, मराठों को उड़ीसा ले दिया था। मैं क्लास नहीं खत्म करूँगा, ठीक है, तुम लोगों को बैठना है, रजिस्टर आने वाले हैं, इसलिए 9 बजे से मेरी क्लास लगी है ना। और मैं कल कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि वो एनडीए का नया बैच है, तो अभी उसको ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया है बालाजी बाजीराव प्रथम तक। कल मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा पूरी तरीके से, ठीक। कल तुम लोग थोड़ा समय पे आ जाना, 8 बजे, हो सके तो 10-15 मिनट पहले ही आ जाना, हाँ, 15 मिनट लगभग पहले आ जाना, 15-20 मिनट। तो ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे की, आज 1 घंटे की नहीं हो पाई होगी, है ना। तो कल तुम लोग 7:45 बजे तक हराल में आ जाना। तो मैं तुम लोग को 7:45 क्या ना पाओगे क्या, ये मान के आओ ना कि जो है 8 बजे से क्लास नहीं है, 7:30 बजे से क्लास है, तो आ जाओगे तो 7:45 बजे तक। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।